हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवीदासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको बहुत ज्यादा लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये शुपी रुस्तम है। तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान का भंडार है इनके अंदर और हमारे जीवन को आज के टाइम में कैसे चलाना है ये परफेक्टली हमें गाइड कर सकती हैं। जैसे हमारे शास्त्र भी बताते हैं, पहले सेहत, फिर साधना और फिर सेवा। तो उसमें जो है सेहत के जो है ये ज्ञान देने वाली है। अगर ये बॉडी ही नहीं रहेगी तो हम जो है भक्ति भी नहीं कर पाएंगे या मटेरियल लाइफ में भी अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं ये ग्रेट पर्सनैलिटी से और जानते हैं बहुत सारा कुछ जो हमारे जीवन के बारे में कैसे बेस्ट चला सकते हैं और कैसे अच्छी सेहत के साथ हम अपनी मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इनका नाम लेखा जी है और लेखा माता जी जो हैं ये स्पिरिचुअली भी बहुत जो है एडवांस हैं और ये हिज होलीनेस राधानाथ महाराज की डिसाइपल हैं। हर नेम इज लाडली प्रिया देवीदासी। और माता जी प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके माता जी, आपने ऑलरेडी मेरे बारे में इतने बड़े बड़े शब्द यूज किए हैं, मुझे एक्चुअली डर लगने लगा सेशन चालू करने से पहले। टू बी प्रिसाइज मैं बताती हूँ कि मैंने मेरा एमएससी किया है डायटेटिक्स में, डाइट एंड न्यूट्रिशन में मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद कुछ 15 सालों तक मैंने न्यूट्रिशन के लिए काम किया एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने काफी सारे डॉक्टर्स के साथ काम किया, जैसे न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन, फिर मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं। तो अलग अलग डॉक्टर्स के साथ अलग अलग फ्रेटर्निटीज में काम करके मैंने उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत जानकारी हासिल की, प्लस उसको न्यूट्रिशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है इसकी मैंने जानकारी हासिल की। इसके साथ में जब मैं मुंबई में जॉब करती थी तो काफी सारे मतलब लकीली मेरा इंट्रोडक्शन स्टार टीवी चैनल के साथ में भी हुआ था। तो स्टार टीवी चैनल के थ्रू जितने प्रोग्राम्स होते थे तो उनके टीवी स्टार्स जो एक्टर्स थे उनको भी मैं काउंसलिंग किया करती थी। तो थोड़ा सा वहां से समझ में आया कि जितनी जितनी लाइफस्टाइल हमारी वास्ट होती जाती है कितना इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ के ऊपर उस चीज का। तो उनसे काफी सारा एक्सपीरियंस मिला एंड उसकी वजह से एक ब्रॉडर विजन आया है अभी लाइफ में कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको एक्चुअल कंट्रोल करने में हमें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कैसे सही दोनों चीजों को कैसे सेटल करना चाहिए। वेरी नाइस। तो मतलब है कि हम ये समझते हैं माता जी की बात से कि लेखा जी की बात से ये समझते हैं कि एक्चुअली जो है जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी अपनी हेल्थ का देखो कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो भी इनसे काउंसलिंग देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वेजिटेरियन जो डाइट है उसको जो है कैसे अपनी लाइफ में जो है आप क्या बताएंगे उसमें कि वेजिटेरियन लाइफ से हम कैसे लाइफस्टाइल अपना बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि नॉनवेज खाने से ही हम हेल्दी रहते हैं। मानसी, ये काफी एक मैं मिथ बोलूंगी इस चीज को कि नॉनवेज खाने से हम हेल्दी रहते हैं। तो ये मिथ काफी हमारे सोसाइटी में प्रोफाउंड है कि लोगों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोटीन्स जो है बेसिकली ग्रोथ लेवल में सब लोगों को पता है कि ह्यूमन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बहुत जरूरत होती है बॉडी को। और उसमें भी प्रोटीन जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब हमारे सेल्स, टिश्यूज, मसल्स सबको बनाने में प्रोटीन का हाथ होता है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि जब प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है तो वो हम वेजिटेरियन डाइट से कैसे पा सकते हैं। बट उनको मुझे यही बताना है कि आज हमारे पास इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में जो वेजिटेरियन होने के बाद भी बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। सो vegetarian diet does not lack protein. Vegetarian diet just has to be very precisely planned when you want proteins from it. तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन के लिए देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन देते हैं हमें। तो एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क विच इज 200 ml मिल्क है तो वो हमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 grams प्रोटीन दे देता है, विच इज इक्विवेलेंट टू चपातीस।
और सारे मिक्स है, जैसे दही है, छाछ है, लस्सी है और पनीर है। अब पनीर इज दी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन एक्चुअली, तो वो हम अच्छे से मात्रा में ले सकते हैं रेगुलरली अगर हम प्रोटीन के लिए सोच रहे हैं तो। इसके अलावा जो प्रोटीन्स का खजाना वेजिटेरियन डाइट में है वो है स्प्राउट्स में। तो अगर हम स्प्राउट्स देखें तो अलग अलग तरीके के जो अनाज होते हैं, जैसे मटकी है, मूंग है, ग्रीन मूंग है, या फिर इवन चने हैं, काले चने, उनको भी अगर हम स्प्राउट कर लेते हैं तो उनकी डाइजेशन की एबिलिटी आसान हो जाती है, मतलब वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। प्लस उनका विटामिन सी कंटेंट बढ़ जाता है स्प्राउटिंग की वजह से, और उनका प्रोटीन तो वैसे भी हाई होता ही है, तो हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे डाइट में। उसके अलावा रेगुलर यूज पे जो हमारे पल्सेस है, जैसे मूंग दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, ये सारे दाल है, तो वो भी हमारे लिए प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का अगर क्वेश्चन है तो ये तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, और प्लस हमारे पास वैरायटीज है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन प्रोटीन में बहुत ज्यादा वैरायटीज है, और प्लस हम जितनी कुशल एक औरत होगी उतना वो अच्छे से उसको कुक करेगी, और जितना अच्छे से वो कुक करेगी उतनी वैरायटी और बढ़ जाएगी। सो आई फील वेजिटेरियन डाइट ज्यादा क्रिएटिव है और ज्यादा हेल्दी है। प्लस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी वेजिटेरियन डाइट में सफिशिएंट सोर्सेज है, हर तरीके के अनाज है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, तो ये सारी चीजें नाचनी है हमारे डाइट में, जो हमें काफी मात्रा में मिनरल्स और प्रोटीन्स और कैल्शियम भी साथ में दे सकते हैं। यस, सो माता जी बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि मेरा खुद का भी एक डाउट क्लियर हुआ इसमें। एक बार मतलब मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, और मुझे थोड़ा रॉ अच्छा लगता है, कि जैसे स्प्राउट्स हो गए या सैलेड्स हो गए, ऐसी चीजें। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप मतलब अन्न नहीं खा रहे हो, लेकिन जो रॉ खा रहे हो वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट है पचाने में। तो जैसे आपने बताया कि स्प्राउट्स होते हैं वो लाइट है, तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दीजिए कि कैसे इसको समझूं मैं। माता जी, जो नॉर्मली पल्सेस होते हैं, जैसे लेग्यूम्स बोलते हैं हम लोग, जो मूंग है, अगर मूंग को हम देखें तो जब वो बिना बिना स्प्राउट के होता है तो उसका प्रोटीन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है, जिसको हमारी बॉडी को तोड़ के यूटिलाइज करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। बट अगर वही मूंग अगर हम एक रात भर गला के रख के फिर उसको कपड़े में बांध करके स्प्राउट करवाते हैं, तो जो अंकुर उसमें से निकलता है, उस अंकुर के निकलने के लिए जो उस मूंग के अंदर के प्रोटीन्स जो कंबाइंड थे वो टूट जाते हैं, वो खुल जाते हैं, और फिर वो अंकुर ग्रो होता है। तो वो जो टूटे हुए प्रोटीन्स है जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी को उसको पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो इसको बोलते हैं इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम देखते हैं मार्केट में, जो भी प्रोटीन के डिब्बे आते हैं, पाउडर के डिब्बे, उन सब में अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। इसका मतलब जो प्रोटीन्स है नॉर्मली अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो जब वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाते हैं तो बॉडी को उसको तोड़ के फिर यूज करना पड़ता है। बट अगर हम उनको स्प्राउटेड फॉर्म में लेते हैं तो वो टूटे हुए ही डायरेक्टली जाते हैं। Yes. माता जी, एक और प्रश्न है, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हैं, मेरे साथ भी पर्सनली ये बातें होती है बहुत सारे डिवोटीज की, क्योंकि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस तो है ही, हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट हेल्थ जो है वो की जाए। तो उसमें पानी का जो बहुत ज्यादा रोल बताया जाता है, जैसे वाटर, लेकिन ऐसे मैंने एक दो वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ मतलब माइंड जो है पूरा वैसा हो जाता है कि इसको माने इसको। तो ऐसे मैंने एक दो वीडियोस में तो हम नॉर्मली सुनते हैं कि मैक्सिमम पानी पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 50 kg है तो 25 लीटर जो है डेली जो है पानी आपको पीना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन एक वीडियो में ऐसे बताया गया कि जैसे मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगती, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। मैंने ट्राई भी किया है बहुत, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ना वैसा फील करती हूँ फिर वॉमिट जैसा, कि मैं नहीं कर पाती हूँ उसको। लेकिन एक वीडियो में मैंने ऐसे देखा जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आपको पानी लेना चाहिए, तो क्या बेस्ट है कि अगर आपको लगता है, जैसे मुझे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो तो इंसान को ऑब्वियसली फिर हम अडॉप्ट कर ही लेते हैं उसको, तो आप मेरे लिए या प्लस जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका कि हमें पानी का कैसे करना चाहिए? राइट माता जी, पानी का आमतौर पे ना लोग बहुत एग्जैगरेट करते हैं कि खूब सारा पानी पियो, खूब सारा पानी पियो।
और जो जैसे आप बोल रहे हो कि आप जैसे पानी पीते हो तो आपको वॉमिट जैसा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोटेड फीलिंग, ब्लोट होता है, तो उसको ब्लोटिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली हम जब बहुत सारा पानी पीते हैं तो वो एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारे पेट के अंदर जाके वो अगर वहां रुक जाता है पानी, तो हमें एक बहुत हेवीनेस सा फील होने लग जाता है कि मतलब मैं उस पानी को जल्दी से बाहर निकाल दूं बॉडी से। सो ऐसी कोई बॉडी नहीं रहती ह्यूमन बॉडी जो पानी नहीं पचा सकती है। पानी इज समथिंग जो हर किसी की ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, बट हर ह्यूमन बॉडी का पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता है, और बेसिकली ये पानी का रिक्वायरमेंट चेंज होता है सीजन के हिसाब से। तो हर सीजन में हमारा पानी का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो मैम माता जी गर्मियों के टाइम पे जो है हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जो बाहर ज्यादा है उसकी वजह से हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को अकोमोडेट नहीं कर पाती है। नॉर्मली पानी का रोल जो है हम लोग देखते हैं वैस्कुलर रोल देखते हैं पानी का, जिसका हम बोलते हैं कि पानी जो है हमारे जो टिश्यूज है, जो नसें हैं हमारे बॉडी में, जो जिनमें से ब्लड सप्लाई होता रहता है, उनको अगर हाइड्रेट किया जाए प्रॉपरली तो ब्लड सप्लाई आराम से होता रहेगा। तो इसको हम समझ सकते हैं सिंपल से एग्जांपल से, मान लीजिए कि पानी का पाइप जो होता है, अगर वो धूप में पड़ा है बहुत दिनों से, अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो वो पाइप थोड़ा सा कड़क हो जाता है, राइट? और अगर हम पानी यूज करते हैं रेगुलरली तो वो पाइप सॉफ्ट रहता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के वेन्स हैं, तो अगर उनको अच्छे से पानी नहीं मिले तो वो कड़क हो जाते हैं, और क्योंकि वो कड़क हो जाते हैं तो उसमें से जब ब्लड फ्लो होता है तो बॉडी को उसको प्रेशर देना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। तो वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर डिहाइड्रेशन है तो ये बॉडी के ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, वो बढ़ भी सकता है, कभी कभी वो कम भी होता है। तो जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको गर्मियों में अगर आप धूप में घूम रहे हो तो एकदम से चक्कर आता है, और अगर बीपी चेक करेंगे तो उनका बीपी लो रहता है। तो ये भी हाइड्रेशन की वजह से होता है। अगर डिहाइड्रेटेड मसल्स है और डिहाइड्रेटेड सेल्स है तो प्रेशर लो हो जाता है बॉडी का, जबकि वो कोई बीमारी नहीं है, बट उससे नुकसान ये होता है कि इंसान को सिक फीलिंग रहती है, सिक फीलिंग रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, और हमें ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, मतलब वी आर नॉट एक्टिव, वी आर नॉट एंथुसियास्टिक। तो ऐसे मूड में तो हमारी साधना भी हमसे अच्छे से नहीं हो पाती, और सेवा करने का तो सवाल ही नहीं होता। तो इसके लिए हमें पानी का जो कंटेंट है वो सीजनली चेंज करना चाहिए। तो अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पानी ले लीजिए, अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा कम पानी ले लीजिएगा। तो ऐसे हमें पानी का कंटेंट जो है सीजन वाइज चेंज करना चाहिए, और हमारी बॉडी को हमें कितना पानी चाहिए है अगर वो हमें नहीं पता है, नॉर्मली लोग इतना एग्जामिन नहीं करते हैं कि कितना पानी चाहिए, तो एक थंब रूल ये होता है कि हर 1 घंटे के बाद आप थोड़ा सा पानी सिर्फ कीजिएगा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी भी हर 1 घंटे के बाद लेने लग जाते हैं तो आपका बॉडी जो है इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट हाइड्रेटेड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी, जैसे टाइम का हमारी डाइट के साथ क्या है कॉम्बिनेशन? क्या टाइम के हिसाब से, डे के हिसाब से, जैसे कैसे आप हमें गाइड करेंगे? सो माता जी एक्चुअली क्या होता है कि डे आयुर्वेदा में ऐसे नॉर्मली ये फिलोसफी आयुर्वेदा की है जिसको हम लोग एलोपैथी में भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमें साइंटिफिकली वो प्रूव हो जाता है। एज एंड व्हेन द सन राइजेस, जो सन की राइजिंग और सेटिंग के साथ में हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, अगर वो हमारे सन के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड किया जाए तो हमारा फूड का डाइजेशन इजी हो जाता है। तो लाइक ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट मील, जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। तो एक राजा की तरह हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द सन राइजिंग टाइम, जिस टाइम पे हमारी बॉडी का जो अग्नि है, जो पेट का अग्नि है, उधर अग्नि हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत एक्टिव रहता है, और वो मैक्सिमम फूड उस टाइम पे इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। एक दूसरा फैक्टर ये भी है माता जी, जैसे शास्त्रों में हम जानते हैं कि सर को सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन बोला गया है, एंड पाँव सबसे नीचे जाते हैं, ऑर्गन नीचे वाला ऑर्गन बोला है। तो फूड भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम फूड लेते हैं उसका सारा न्यूट्रिशन हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है। और फिर दूसरा जैसे लंच है, लंच लाइक अ प्रिंस, तो थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए लंच में, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को नरिश करता है।
एंड डिनर लाइक अ पॉपर, मतलब एकदम गरीब के जैसे खाना, जैसे खिचड़ी, डिनर के लिए खिचड़ी खानी, तो थोड़ा सा ही नरिशमेंट चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम पे उधर आदमी मंद होता है और वो पूरे बॉडी को नरिश नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का। तो ब्रेकफास्ट आपका सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि द सन इज अवेक एट दैट टाइम। लंच हल्का सा, और सनसेट के बाद बहुत कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन हमारा वीक हो चुका है उस टाइम। वेरी नाइस। तो माता जी, जैसे नींद के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा जो सिडेंटरी लाइफ है ये, और प्लस जो है हमारा जो रात तक जागना, और जो है फॉरेन कल्चर का हम सोचते हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं, और रात को 12-12 बजे 2-2 बजे बच्चे सोते हैं, और पेरेंट्स भी ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, और स्कूल्स में भी बताया जाता है कि रात को ही पढ़ के सो सारा। तो ये थोड़ा सा नींद का सिस्टम बताइए, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से मुझे लगता है कि नींद को भी हमें रेगुलेट करना पड़ेगा बेस्ट हेल्थ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, हेल्थ के लिए जैसे हम लोग डाइट के बारे में सोचते हैं, वैसे जैसे आपने पानी के बारे में भी पूछा, जैसे आपने फास्टिंग के बारे में भी बात किया, तो हम नींद को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। नींद हमारी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करने का एक सबसे आसान तरीका है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है हमारी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए हमें। सो नींद का जहां तक फैक्ट है ना माता जी, कि उसका टाइमिंग रेगुलेट जितना होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक ब्रेन की स्टडी देखी गई है नॉर्मली, जो हमने पढ़ा है, तो उस स्टडी के हिसाब से 9 बजे से लेके 12 बजे तक रात को अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, तो फिजिकली भी वो 3 घंटे सो रहा है, 9 से 12 3 घंटे का टाइम होता है, और मेंटली भी वो 3 घंटे सो रहा है। तो मेंटली सोना मतलब हमारा ब्रेन कितना रेस्ट कर पाता है। नॉर्मली क्या होता है मतलब जी, हम लोग जब दिन भर हम लोग कुछ कितनी सारी बातें सोचते रहते हैं, और जब हम बिस्तर में जाते हैं सब काम बंद करके, तो भी हमारे ब्रेन को आदत होती है कि उन्हीं उन्हीं बातों को याद करता है ब्रेन। तो जो 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम है, वो हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छा टाइम है रेस्ट करने का। सो फिजिकल और मेंटल स्लीप दोनों कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। तो फिजिकली अगर मैं 3 घंटे सो रही हूँ, तो मेंटली भी मुझे 3 घंटे सोना चाहिए। वही चीज अगर मैं 9 बजे के बजाय 10 बजे करती हूँ, तो 10 बजे से 1 बजे तक अगर मैं 3 घंटा सो रही हूँ, तो मेरे ब्रेन की स्लीप ऑटोमेटिकली 1 घंटा कम हो जाती है। तो जितना हम 9 बजे से हमारा स्लीप टाइम एक्सटेंड करते जाएंगे, उतना हम हमारे ब्रेन का स्लीपिंग टाइम कम कर रहे हैं। और जब हम ब्रेन को अच्छे से नींद नहीं देंगे माता जी, तो हमारा ऑलमोस्ट ग्रास्पिंग एबिलिटी है, या डिसीजन मेकिंग पावर है, या थॉटफुलनेस जो है हमारे अंदर, वो कम होती जाएगी। So that is why the best time for any human being to sleep is 9 o'clock in the night and wake up by 5 o'clock in the morning. बहुत ही अच्छे से बताया माता जी आपने सब कुछ। और ये जो है मेरे चैनल के जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान, ये उनकी तरफ से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो अलग अलग जो डाइट के साथ रिलेटेड थे, और मैंने उनको सम अप करके काफी टाइम से रखा था, और आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी वेट कर रही थी। जब आपके पास टाइम हो तो मैं कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ। इसके बिना और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और अगर किसी के और प्रश्न हो तो हम माता जी के आप प्लीज जो है यूट्यूब के ऊपर आपने कमेंट डाल सकते हैं, जो भी प्रश्न हो आप लिख सकते हैं। माता जी के साथ हम लोग आगे चल के एक यूट्यूब लाइव सेशन भी कर सकते हैं इनके टाइम के हिसाब से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।